तो आई होप कि आप सब लोगों ने एंटमैन क्वांटममेनिया देख ली होगी, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग इसके स्पॉयलर्स को डिस्कस करेंगे। स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है और एक और चीज पे बात करेंगे जो मैंने इस मूवी को रिलीज होने के बाद ऑब्जर्व किया। तो जैसा मैंने अपने स्पॉइलर फ्री रिव्यू में कहा था कि एंटमैन क्वांटममेनिया किसी भी एंगल से एक परफेक्ट मूवी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी बुरी भी नहीं लगी। इसमें ढेर सारे फ्लॉज हैं जिसपे हम आगे धीरे धीरे करके बात करना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्शन से शुरू किया जाए तो ऐसा नहीं है कि मूवी का डायरेक्शन एकदम कंप्लीटली फ्लॉलेस है। हाँ, कुछ शॉट्स काफी ज्यादा गॉर्जियस है क्योंकि मूवी को वॉल्यूम पे शूट किया गया है, जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोगों ने मैंडलोरियन में भी देखा गया है। जॉन फेवरियो जो लेजेंड है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया है, लेकिन इस मूवी में उसके थोड़े से फ्लॉज नजर आने लगते हैं। और मूवी की स्टार्टिंग के 40 मिनट्स हमको ऐसा लगता है कि हम लोग गैलेक्सी फार फार अवे में पहुंच चुके हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि हम स्टार वॉर्स की मूवी देख रहे हैं। और ये चीज स्टार्टिंग में तो थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन 40-50 मिनट तक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, स्पेशली तब जब आपकी मूवी सिर्फ 2 घंटे की हो। फिर इसके बाद अगर मैं मूवी की राइटिंग पे बात करना शुरू करूं तो जो पर्सनली मुझे वो जो पूरा रिबेलियन वाला स्टोरी आर्क था वो बिल्कुल भी नहीं जमा, क्योंकि ना पर्सनली मुझे ना तो इनसे कोई भी कनेक्शन फील हुआ, और ये जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, इनमें से एक भी मेमोरेबल नहीं था, बस एक सिवाय वो होल्स वाले के। एंड ये बहुत ज्यादा ऑब्वियसली समझ में आ रहा था कि इनको बस टाइम भरने के लिए यूज किया है और कुछ भी नहीं। और मेरी क्या बात कर रहे हो, स्कॉट या उसके परिवार को भी इनसे कोई भी कनेक्शन फील नहीं हुआ था। जब आखिरी में ऐसे निकलने की बात आती है तो स्कॉट या उसके परिवार में से किसी ने भी इनको गुड बाय तक नहीं बोला, फट्टे से कट लिए। फिर मूवी में दिखाया गया क्वांटम रिल्म मुझे काफी लाइफलेस सा फील हुआ, या मैं कहूं कि काफी इनकंसिस्टेंट सा। मैं एग्री करता हूं कि हो सकता है कि इसको अभी भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया हो, लेकिन पूरी की पूरी मूवी क्वांटम रिल्म में ही सिचुएटेड थी, तो हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। लेकिन ये मूवी इसे स्टार वॉर्स वाली फील देने में ज्यादा बिजी थी rather than exploring the quantum realm। और स्पीकिंग ऑफ राइटिंग ऑफ द मूवी, तो ये वाली पिक्चर हमको बहुत सारी चीजें समझाने में अपना टाइम नहीं निकालती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस देखी थी, तो वो पिक्चर कैसी भी हो, लेकिन वो हमको बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है। आपको मूवी देखकर कैसी भी फीलिंग आए, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा। लेकिन एंटमैन क्वांटममेनिया में ऐसा नहीं होता। ये मूवी डायलॉग्स के थ्रू हमको बहुत सारी चीजें समझा देती है और बहुत कुछ बैकग्राउंड में ही हो जाता है, और ऐसा रहता है कि हाँ, समझ लो अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल ये मूवी हमें कैंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताती। डेफिनेटली हमको ये बताती है कि उसकी भौकाली कितनी, उसने एवेंजर्स को कितनी बार हराया, उसने एंटमैन को कितनी बार हराया, उसने थॉर को कितनी बार हराया, लेकिन उसका बैकग्राउंड हमको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो कुछ भी हमको बताया गया है वो बस उसके और जैनेट के बीच होने वाले डायलॉग्स और कन्वर्सेशन के थ्रू है, विच अगेन कुड बी डेलिब्रेट, क्योंकि हमको पता है कि ये बंदा हमें आगे भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर इसके बारे में ऑलरेडी हमको इतना कुछ अभी से बता देते तो फिर आगे इसकी कहानी देखने में मजा नहीं आता, और फिर फैन थ्योरीज के थ्रू हमको पता चल जाता कि इसका क्या होने वाला है। तो आई अंडरस्टैंड कि इन चीजों को आगे की मूवी के लिए बचा के रखा होगा, लेकिन फिर इसकी पावर्स का क्या? कैंग की पावर्स हमको पूरी मूवी में कभी भी बताई ही नहीं गई कि आखिरकार थी क्या। स्कॉट और कैंग के बीच वो जो इंटेंस कन्वर्सेशन होती है, उसमें वो एक बार मेंशन करता है कि वो स्कॉट की बेटी को इतनी बुरी तरह से मारेगा, फिर उसे जिंदा करेगा, फिर उसे मारेगा, फिर जिंदा करेगा। तो ये बताती है कि कैंग के पास टाइम की पावर्स है, लेकिन वो एक भी बार अपनी टाइम की पावर्स को यूज करता ही नहीं है, जो बताता है कि उसके पास टाइम की पावर्स है ही नहीं। इनफैक्ट अगर उसके पास टाइम की पावर्स होती तो वो कैसी के ऊपर वहीं के वहीं यूज कर देता, क्योंकि अगर वो उसे मारता भी तो दोबारा से जिंदा कर सकता था। और आखिर में जब स्कॉट इसको मल्टीवर्सल इंजन कोर ला के दे देता है तो फिर ये कैसी को वापस भी नहीं करता, पता नहीं क्यों। मतलब वो चीज तो मुझे समझ में भी नहीं आई कि ऐसा क्यों कर रहा है। जब तुमको सब चीजें मिल गई हैं तो स्कॉट को उसकी बेटी वापस कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मोटिवेशन है तुम्हारा, सिवाय इसके कि तुम एक नंबर के हरामी हो? तो इन बातों से तो यही समझ में आता है कि तुम एक नंबर के झूठे, मक्कार और लस्सन टाइप के आदमी हो, और दूसरी तरफ तुम ये भी बोलते हो कि भाई मेरे को जाना है, मल्टीवर्स को बचाना है, अपनी खुद की काउंसिल पे वॉर लड़ना है, क्योंकि वो हरामी लोग हैं। तो फिर इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? यू सी व्हाट आई मीन कि इस मूवी की राइटिंग बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है और हमको कुछ भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती है कि किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब चीजें डेलिब्रेट हो सकती है हम लोगों को गुमराह करने के लिए, और मैं इसको इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर ये चीज डेलिब्रेट है तो ये हमारे फेवर में भी काम कर सकती है, क्योंकि आज से 3-4 साल बाद जाकर ये चीज बहुत ज्यादा मेक सेंस करने लगेगी, जब हमें इस चीज की बेटर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कहां जाके कैसे कनेक्ट हो रहा है। एंड वी वुड एक्चुअली बी थैंकिंग द राइटर ऑफ दिस मूवी कि भाई बहुत अच्छी तरीके से चुकंदर काटा तुमने हमारा। तो मतलब इसको मैं एक नेगेटिव पॉइंट की तरह काउंट नहीं करूंगा। जो नेगेटिव पॉइंट मुझे एक लगा वो था कैथरीन न्यूटन की कास्टिंग।
मैं इस कास्टिंग से 100% एग्री नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लगा कि वो इस मूवी में काफी ज्यादा अंडर एक्सप्रेसिव थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने उनको डिटेक्टिव पिकाचू में देखा है और इसके अलावा बिग लिटिल लाइज नाम का एक शो है जिसमें तो वो रिबेलियस टीनेजर ही बनी है। पता नहीं इस पिक्चर में क्यों उनको खटमल काट रहे थे। फिर इसके बाद आते हैं मोडॉक पे। तो देखो, मोडॉक मेरे लिए एक बार फिर से उन कैरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनको मार्वल ने वेस्ट कर दिया है टास्क मास्टर की तरह। एंड आई वुड से कि मोडॉक को क्वांटम रियल में दिखा करके उसको डायरन क्रॉस दिखाना वाज अ ग्रेट आइडिया, उसको विलन दिखाना वाज अनदर ग्रेट आइडिया, उसको कॉमेडिक टोन देना वाज वेरी गुड आइडिया, लेकिन आखिरी में उसको हीरो बनाना ये किसने सोचा भाई? मुझे समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे। एंटमैन 1 से डायरन क्रॉस प्योर एविल था, उसने एक भी बार लक्षण नहीं दिखाए अच्छा इंसान बनने के, तो ये आखिरी में उसको अचानक से सिर्फ एक डिक वर्ड सुन के कैसे कीड़ा काट गया कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा। और ना टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस बात से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग उसकी डेथ पे जोक्स क्रैक कर रहे हैं। अगर मेरी बच्ची के बेडरूम में आकर कोई उसे मारने की कोशिश करेगा तो मैं घंटा उसकी मैयत पे नहीं रोने वाला। बट आई ऑनेस्टली थिंक कि मोडॉक के कैरेक्टर को लेकर आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ रिबूट ही हो जाएगा, तो हमें नया मोडॉक देखने को मिल जाएगा आने वाले 4-5 साल में। टेंशन मत लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी में सिर्फ नेगेटिव्स हैं। अगर राइटिंग से बढ़ के परफॉर्मेंसेस पे बात करें तो यहाँ पे आते हैं एक्चुअल मूवी के पॉजिटिव्स, और उसमें सबसे पहला है जोनाथन मेजर्स का मतलब कैंग, जो कि मार्वल के लिए एक ह्यूज विन है। मतलब बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। जो स्कॉट और कैंग के बीच वो जो इंटेंस कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस फील होती है। इस सेम एक्टर को हमने लोकी में ही हू रिमेन्स का रोल प्ले करते हुए देखा है, जो इसका पोलर ऑपोजिट था। एक तरफ ही हू रिमेन्स काम, कूल, कैजुअल, दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स स्नैपी, इंपल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, कभी भी कुछ भी कर देगा, अनप्रिडिक्टेबल। ऐसा लगता ही नहीं है कि दोनों कैरेक्टर्स को सेम एक्टर ने पोर्ट्रे किया है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मार्वल के लिए एक बहुत बहुत बढ़िया कास्टिंग थी। एंड कैंग ने ही एक्चुअली पूरी मूवी को अपने शोल्डर्स पे कैरी किया है। 40 मिनट के आसपास जब कैंग की एंट्री होती है तो वहां से मूवी थोड़ी सी बेटर लगने लगती है। एंड उन्हीं सारे सीन्स को देखने में मजा आता है जहां पर कैंग है, बाकी सारे सीन्स थोड़े से ठीक ठाक ही लगते हैं। लेकिन हाँ, वो जो आखिरी में पूरी एंट्स वाली सीक्वेंस थी वो मुझे काफी ज्यादा टैकी लगी। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं मानता हूं कि एंटमैन की मूवी है, लेकिन हुआ क्या भाई? आधे से ज्यादा चीजें तो मुझे समझ में नहीं। एंट्स आई कहां से, 1000 साल जी कैसे ली? मैं मानता हूं कि एंटमैन की मूवी है, लेकिन इस चक्कर में आपने अपनी मल्टीवर्सल सागा के बिग डैड या बिग बैड को चींटियों से पिटवा दिया। रिपरकशन समझ रहे हो इसके? जब सीक्रेट वॉर्स में ये एवेंजर्स की सुताई लगा रहा होगा ना, इधर मीम चलेंगे। अगर इसके पिछवाड़े में 4 शक्कर के डल्ले डाल दिए होते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। समझ रहे हो पीटर पार्कर? लेकिन मजाक मस्ती एक तरफ है। अगर मुझे अपना सीरियस ओपिनियन देना होगा तो मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले भी कही थी कि एंटमैन क्वांटमेनिया मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक इंजॉयबल मूवी है। हाँ, परफेक्ट नहीं है, काफी सारे फ्लॉज हैं जिनको मैंने अभी पॉइंट आउट किया, जो मैं अपने स्पॉइलर फ्री रिव्यू में नहीं कर पाया था फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन हाँ, ये थॉर लव एंड थंडर और फेज 4 में जो भी भौकालियां हमने देखी है उनसे तो बहुत बेटर है। और ना मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि मार्वल की मूवीज वाइन की तरह होती हैं जो टाइम के साथ साथ बेटर होती जाती हैं। तो प्रोबेबली आने वाले 2 या 3 सालों में जब हमें आने वाली चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होगी तब हम इस मूवी को ज्यादा बेटर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये ठीक ठाक मूवी है जो आगे के लिए एक अच्छे विलन को सेटअप करती है और मल्टीवर्सल सागा को प्रॉमिसिंग बनाती है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट्स बताना कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।